मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको एकदम सीक्वेंस से सारी वीडियो मिल जाएंगी। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो 390 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो 391 से करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। 391 पे क्या बोला गया है कि डिनोमेंट क्या होता है। डिनोमा इज रिलेटेड टू, ये डिनोमा किससे रिलेटेड है? तो ये जो डिनोमा होता है वो किसी नाटक से या मान लो कोई नॉवेल हो, कोई ड्रामा हो, उससे रिलेटेड होता है हमारा डिनोमा। डिनोमा में एक स्ट्रक्चर ध्यान बनाए रखना इस तरीके से, और हम ये आपको समझा चुके हैं डिटेल से। तो प्रीवियस वीडियो देखोगे वहां पे आपको पता लग जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक का क्या कहलाता है, फिर ये क्या कहलाता है। ठीक है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, ये फॉलिंग एक्शन, ये डिनोमा। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिनोमा क्या है, वो किससे रिलेटेड होता है? प्ले से। ठीक है, तो डिनोमा मींस फाइनल रेजोल्यूशन इन प्ले और नॉवेल और ड्रामा। किसी भी प्ले, नॉवेल या ड्रामा का फाइनल रेजोल्यूशन ही क्या कहलाता है? हमारा डिनोमा कहलाता है। एक्लॉग, क्या शब्द आया भैया 392 पे? एक्लॉग। एंड एक्लॉग इज, एक्लॉग क्या है? अगर हम एक्लॉग की बात करें तो एक्लॉग हमारा आखिर है क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? पास्टोरल पोएम को ही हम एक्लॉग कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। एंड एक्लॉग इज अ पास्टोरल पोएम। ठीक, ध्यान बनाए रखना, एक्लॉग क्या होता है? एक पास्टोरल पोएम होती है जो कि डायलॉग फॉर्म में लिखी जाती है। ऑफ्टन डायलॉग फॉर्म, यानी कि ज्यादातर ये प्राय डायलॉग फॉर्म में होती है। अगला 93 पे पूछा गया है सिमली क्या है? तो सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है। ठीक है, अच्छा, जो सिमली और मेटाफर होता है वो दोनों ही एक जैसे होते हैं, ध्यान बनाए रखना। सिमली में क्या होता है? कंपैरिजन वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया जाता, वहां पर डायरेक्ट तुलना की जाती है। ठीक है, ये जो मेटाफर होता है वो सिमली का इंप्लाइड होता है। जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट डायरेक्टली कंपेयर्ड। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली कंपेयर्ड, कंपेयर्स की जाती हैं टू थिंग्स, दो चीजों की। ऑल दो सिमली एंड मेटाफर्स आर सिमिलर, दोनों सिमिलर होते हैं। सिमली जो होती है वो कनेक्टिंग वर्ड्स सिमली में जो यूज किए जाते हैं, जिनसे हम पहचानते हैं सिमली है, उसमें क्या क्या होता है? एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. ठीक है, and these words इसमें as like so are used, इसमें इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेटाफर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का अलंकार होता है, यानी कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट द कंपैरिजन वर्ड आर नॉट यूज्ड, लेकिन इसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यह सिमली का इंप्लाइड होता है। कौन? मेटाफर। ध्यान बनाए रखना। चलो 394 पे देखिएगा क्या है। 394 की बात करें, अ वर्स फॉर्म, एक कविता का रूप, यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, जिसमें 8 लाइनों का प्रयोग किया गया हो, ईच विद 11 सिलेबल इज नोन एज, और जिसमें 11 यानी कि 11 सिलेबल हो, और वो जाना जाता है किस नाम से? तो 8 लाइनें हैं। तो सबसे पहले देखो स्पेंसेरियन स्टेंजा आया है, तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइनें होती हैं। ठीक है, बैलड जो होता है वो 4 लाइनों में लिखा जाता है, क्वार्टरेन में लिखा जाता है। ओटावा रिमा जो होता है उसमें कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइनें होती हैं। और जो राइम रॉयल होता है वो चौसेरियन स्टेंजा को कहते हैं, जिसमें 7 लाइनें होती हैं। तो इसमें किसकी बात की गई? 8 लाइनों की बात की गई। इसका मतलब कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आई स्टेंजा ऑफ 8 आइम्बिक पेंटामीटर लाइन, जिसमें 8 आइम्बिक पेंटामीटर लाइन होती हैं विद कपलेट एट द एंड, एंड द ईच लाइन ऑफ 11 लेवल, ईच लाइन ऑफ 11 लेवल्स इज नोन एज ओटावा रिमा। ठीक है, और इट वाज फर्स्ट यूज, और इसका सबसे पहली बार इंग्लैंड में इसका यूज किया गया सर थॉमस बट के द्वारा। किसके द्वारा? सर थॉमस बट के द्वारा। 94 के बाद 95 पे पहुंचो। अगर हम 95 की बात करते हैं तो 395 नंबर पे द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द एविल पनिश्ड,
यानी कि जो अच्छाई होती है उसको पुरस्कृत किया जाता है और जो बुराई होती है उसको दंडित किया जाता है, इज टर्म्ड। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया है। ये क्या है? पोएटिक जस्टिस होगा कहीं ऑप्शन। ये क्या कहलाता है? हमारा पोएटिक जस्टिस कहलाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, पोएटिक जस्टिस। यहां पे समझिएगा पोएटिक जस्टिस क्या होता है। पोएटिक जस्टिस इट वाज द टर्म क्वाइंड बाय, और इस टर्म को, इस शब्द को क्वाइन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थॉमस राइमर थे। कौन थे? थॉमस राइमर थे। ये क्या थे? एक इंग्लिश क्रिटिक थे लेटर 17वीं सेंचुरी के, यानी कि 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश क्रिटिक थॉमस राइमर के द्वारा पोएटिक जस्टिस शब्द को क्वाइन किया गया। इसके बाद टू सिग्निफाई करने के लिए द डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्चू आर वाइस। नेक्स्ट 396 नंबर पे देखो, एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच, जिसमें अ कैरेक्टर अलोन, कोई कैरेक्टर होता है, कोई पात्र होता है, वो अकेले एक्सप्रेस करता है हिज थॉट्स, अपने विचारों को ऑन स्टेज पर इज कॉल्ड कहलाता है। ये भी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। मतलब ये हुआ 396 पे सीधी सीधी बात कह दी है उन्होंने कि कोई एक, मान लीजिए, विस्तारित भाषण है, यानी कि एक्सटेंडेड स्पीच है, जिसमें एक पात्र जो होता है, एक कैरेक्टर होता है, वो अकेले अपने विचारों को मंच पर व्यक्त करता है, कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिलोकी कहते हैं। है कोई? बी ऑप्शन है, सॉलिलोकी। बी ऑप्शन। सॉलिलोकी जो होता है वो एक्सटेंडेड स्पीच होता है, जिसमें कैरेक्टर अकेले एक्सप्रेस करता है अपने विचारों को, कहां? स्टेज पर। अगला क्वेश्चन डैक्टाइल पूछा गया है 397 पे। अ डैक्टाइल इज अ मेट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ, और ए बी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। डैक्टाइल क्या है? एक मेटेरिकल फूट है जिसमें शामिल होते हैं क्या? डैक्टाइल में टोटल कितने होते हैं भैया? डैक्टाइल में 3 सिलेबल होते हैं, ध्यान बनाए रखना। जब भी डैक्टाइल की बात आए तो डैक्टाइल में टोटल 3 सिलेबल होते हैं। कितने? 3 सिलेबल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 सिलेबल। देखो, अ डैक्टाइल इज अ मेटेरिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ 3 सिलेबल। इसमें कितने सिलेबल होते हैं? 3 सिलेबल होते हैं। 1 लॉन्ग, इसमें क्या होता है? 1 लॉन्ग फॉलोड बाय 2 शॉर्ट। इसमें एक लॉन्ग सिलेबल होता है और 2 शॉर्ट सिलेबल होते हैं, या हम इसे कहते हैं 1 असेंटेड, एक असेंटेड फॉलोड बाय 2 अनअसेंटेड। ठीक है, जो असेंटेड होता है वो लॉन्ग होता है, लंबे देर तक बोला जाता है, और अनअसेंटेड होता है वो शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट होता है, शॉर्ट सिलेबल होता है। अगला 398 पर देखेगा। 398 की बात करें, अ वर्क, एक वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल इज कॉल्ड, कहलाता है। क्या कहलाता है? 398 पे मान लीजिए एक वर्क है जो लेखक की किसी स्टाइल को, यानी कि शैली के किसी पहलू की नकल करके दूसरी, यानी कि दूसरे वर्क का मजाक उड़ाती है, दूसरी कृति का मजाक उड़ाती है, वो क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम पैरोडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोडी। एक कोई वर्क होता है या परफॉर्मेंस होती है जो इमिटेट करती है, नकल करती है किसी दूसरे वर्क का, अनदर वर्क का, ओके, या किसी दूसरी परफॉर्मेंस का विद रिडिक्यूल या आयरनी, वो क्या कहलाएगी? पैरोडी कहलाएगी हमारी। ठीक है, 399 पे देखिएगा। 399 क्या है हमारा? अ सीन दैट इंटरप्ट करता है द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी टू डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम। मतलब ये हुआ भैया कि मान लीजिए कोई सीन है, कोई दृश्य है जो किसी कहानी में घटनाओं के सामान्य क्रोनोलॉजिकल, नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को क्या करता है, यानी कि सामान्य क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को बाधित करता है। क्या करता है? इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, बाधित करता है किसी स्टोरी में। टू डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम, जो कुछ पहले हुआ था उसको हम क्या कहते हैं? तुमने एक बहुत सारी मूवी वगैरह देखी होती हैं कि बाद की कहानी बताई जाने लगती है, तो उसे फ्लैशबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैशबैक, यानी कि फ्लैशबैक में पूरी कहानी चल रही है।
ठीक है, कोई भी ड्रामा या कोई भी ड्रामेटिक डिवाइस इन विच जिसमें अर्लियर इवेंट पहले की घटनाओं को बताया जाए या इंसर्ट कर दिया जाए इनटू अ नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल फ्लो में ऑफ अ नैरेटिव, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लैशबैक कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लैशबैक में कहानी चल रही है। अगला क्वेश्चन है हिम्न। आ हेम्न इज, ये पीजीटी के 2011 में पूछा गया है। ये क्या है, एक प्रकार की जो कविता होती है जो किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखी जाती है, भजन कह सकते हो, अ पोएम ऑफ प्रेज। तो हेम्न इज अ पोएम ऑफ प्रेज, यानी कि एक प्रशंसा करने के लिए इस पोएम को लिखा जाता है। अगला 401 पर देखिएगा, व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन। जो सोनेट होता है हमारा, वो सोनेट कौन से मीटर में लिखा जाता है, तो आइम्बिक पेंटामीटर कहीं लिखा होगा, आइम्बिक पेंटामीटर यानी कि बी। सोनेट जो है वो हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और ये भी पीजीटी के 2011 में पूछा जा चुका है। A sonnet is written in iambic pentameter, किस में लिखा जाता है, सोनेट iambic pentameter में लिखा जाता है। सर थॉमस बैट वाज द फर्स्ट, सर थॉमस बैट जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोनेट को लिखा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सोनेट को लिखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, जो लेकर आए थे, वो सर थॉमस बैट थे। पीजीटी के 2011 में अगला है कि हु इन्वेंटेड द टर्म, एक टर्म दिया है स्पार्ंग रिद्म, स्पार्ंग रिद्म एक शब्द दिया है, इस टर्म को किसने इन्वेंट किया, आपको यह बताना है। स्पार्ंग रिद्म को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति थे वो हॉपकिंस थे। कौन थे, हॉपकिंस, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। पढ़ो तो जरा इसे, क्या है, स्पार्ंग रिद्म एन इरेगुलर सिस्टम ऑफ पैरोडी, इरेगुलर सिस्टम ऑफ पैरोडी है, इज अ पोएटिक टर्म, डिजाइन किया जाता है टू इमिटेट करने के लिए द रिद्म ऑफ नेचुरल स्पीच। इट डेवलप्ड बाई, और ये जो स्पार्ंग रिद्म है उसको डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी इंग्लिश पोइट थे जिनका पूरा नाम है जी.एम. हॉपकिंस या गेरार्ड मैनली हॉपकिंस। अगला 403 पे देखिएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के 2011 में पूछा जा चुका है कि जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो है क्या है। इसमें क्या होता है, एक जो सन बेटा होता है वो अट्रैक्ट होता है टूवर्ड हिज मदर, अपनी माँ की ओर, उसी को हम क्या कहते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में एक जो सन होता है वो सन्स अट्रैक्शन टूवर्ड हिज मदर, बेटे का अट्रैक्शन दिखाया जाता है अपनी माँ की ओर। और द टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम, और ये जो शब्द है वो कहां से आया, थेबन हीरो ओडिपस ऑफ ग्रीक लीजेंड। ठीक है, तो ये भी ध्यान बनाए रखना, थेबन हीरो ओडिपस ऑफ ग्रीक लीजेंड। 404 पे देखिएगा, एक टर्म आया है मेटाफिजिकल पोइट्स। जो मेटाफिजिकल पोइट है, इस टर्म को सबसे पहली बार यूज करने वाला व्यक्ति कौन था, फर्स्ट टाइम इसको किसने यूज किया था, मेटाफिजिकल पोइट को। तो मेटाफिजिकल पोइट को सबसे पहली बार यूज करने वाले कौन थे, तो ध्यान बनाए रखना, डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा इसको यूज किया गया था। समझो जरा मेटाफिजिकल पोइट को, बस फर्स्ट यूज सबसे पहली बार इसको डॉक्टर जॉनसन के द्वारा यूज किया गया। मेटाफिजिकल पोइट्स का जो ग्रुप है वो 17th सेंचुरी के पोइट्स का ग्रुप है, हुज जिनके वर्क आर मार्क्ड बाय फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन। ओके, कोलोक्वाइल डिक्शन होती थी, उसमें इग्निशियस कंसीट होती थी, आयरनी एंड मैट्रिकल फ्लेक्सिबल लाइंस दिखती थी। जॉन डन इज द फॉरमोस्ट फिगर, ओके, अलॉन्ग विद द जॉर्ज हार्वर्ड, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रेसा एंड हेनरी बैगम, ये सभी हमारे मेटाफिजिकल पोइट्री का जो ग्रुप था उनके सदस्य थे, और उसमें मेनली कौन थे, वो डॉक्टर जॉनसन थे, प्रोमिनेंट फिगर। अगला बात करें 405 पे, तो हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसको कहा जाता है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसको कहा जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर आपसे कहा जाए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के
मास्टर कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पॉइंट्स में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज किया है, इसीलिए उनको इनका मास्टर भी बोला जाता है। अगला बात करें वर्स लिब्रा क्या होता है? तो वर्स लिब्रा क्या होती है? एक ओपन फॉर्म होती है। ओपन फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? वर्स लिब्रा कहते हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, ओपन फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? वर्स लिब्रा कहते हैं। वर्स लिब्रा इज एन ओपन फॉर्म। क्या है? एक ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री है डेट अबंडेंस ओके कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न राइम एंड अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिकल पैटर्न। इसके बाद दी फ्रेंच इट ट्रांसलेट ऑफ फ्री वर्स। आप इसे फ्री वर्स भी कह सकते हो। तो तीन शब्द आपके सामने समझ आए, ओपन फॉर्म, वर्स लिब्रा या फ्री वर्स। बात एक की है, ठीक है, फ्री वर्स। 407 पे देखिएगा, टीजीटी के 2005 में पूछा गया है द नेम ऑफ ऑरिजिनेटर। उस ऑरिजिनेटर का आपको नाम बताना है, यानी कि डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। जो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? जो जैकस डेरिडा के द्वारा। किसके द्वारा? जैकस डेरिडा के द्वारा। किसके द्वारा? डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जैकस डेरिडा। यहां पर समझो, जैकस डेरिडा गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इन, और ये डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी, जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट जैकस डेरिडा ने दिया था, वो कब दिया था? 1967 में, यानी कि 1967 में। और इनका एक वर्क था ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ग्रामेटोलॉजी, उसमें इसको दिया था। तो आपको ध्यान बनाए रखना है कि डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी जैकस डेरिडा ने कब दी? तो 1967 में। और कौन से वर्क में दी थी? तो ग्रामेटोलॉजी में। अगला 408 पे दी रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। जो रेगुलर ओड होता है वो क्लोज इमिटेशन होता है किसका? पिंडार। ठीक है, पिंडारिक ओड ही हमारे रेगुलर ओड, क्लोज इमिटेशन होता है पिंडारिक ओड का। तो ध्यान बनाए रखना, यहां से पढ़ करके भी देख सकते हो। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, यानी कि द रेगुलर ओड इज क्लोज इमिटेशन। एक क्लोज इमिटेशन होता है फेमस ग्रीक पोइट पिंडार। और जो फेमस ग्रीक पोइट पिंडार थे, इन्हीं के नाम पर पिंडारिक ओड पड़ा था 16वीं सेंचुरी में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 409 पे देखो, बहुत सरल आ गया है, इससे ज्यादा सरल क्या होगा? नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम। नोवेला कहां से आया है? नोवेला कहां से आया भैया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी के 2005 में ये पूछा भी जा चुका है कि कहां से आया। तो नोवेला और जो है आपका सोनेट, नोवेल और सोनेट दोनों को ध्यान बनाए रखना। नोवेल और सोनेट ये दोनों ही हमारे कहां से? इटली से ऑरिजिनेटेड हैं। कहां से? इटली से। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नोवेला इज अ इटालियन वर्ड। ये क्या है? इटालियन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है अ न्यू स्टोरी। इट इज बेसिकली अ शॉर्ट टेल इन प्रोज। प्रोज में एक छोटी सी कहानी के रूप में कही जाती है, नोवेल उपन्यास जिसको हम कहते हैं। अब अगला 410, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बोरियत ना लगे और छोटे छोटे पार्ट्स में इनको पूरा का पूरा लिटरेरी टर्म आप तैयार कर लो। अगर हम बात करें 410 पे, एक्ट। एक्ट क्या है? तो जो एक्ट होता है वो क्या होता है? एक मेजर डिवीजन होता है इन दी एक्शन ऑफ अ प्ले। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। एक्ट जो होता है वो मेजर डिवीजन होता है इन दी एक्शन ऑफ अ प्ले। ठीक है, तो तुमने देखा ही होगा कोई भी प्ले होता है वो या तो एक्ट और सीन में डिवाइड होता है। तो जो एक्ट होता है वो मेजर डिवीजन होता है, और सीन जो है वो छोटा डिवीजन होता है। ठीक है, एक्ट और सीन। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथियों।